स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें टोटल जो है 28 प्रश्न हैं और आपको बता दें कि यदि इन 28 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिविजन होते हैं, यानी इनसे बाहर जो है आपका एक भी प्रश्न नहीं बनता है। तो सिर्फ यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पहला वीडियो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रेणी का। चैप्टर वाइज चैप्टर जो है इस श्रृंखला को फॉलो करिएगा और पूरा का पूरा एक सेशन जो है सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न का, पूरा जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, टोटल हम एक सीरीज चलाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों का। तो आज से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आज से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, यानी सर्वप्रथम पुनर्जागरण यूरोप में कहाँ पे हुआ था। याद रखिए सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका इटली में। कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका इटली में। याद रखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है। याद रखिए यूरोप में पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग, जानकारी हो तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश है। याद रखिए राष्ट्रवाद का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उदारवाद से तात्पर्य क्या है। देखिए उदारवाद से क्या तात्पर्य है, निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, कुछ व्यक्ति को स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। याद रखिए यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें राइट उत्तर होगा, यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। देखिए इसको आप देखते रहिए और जितने भी प्रश्न हैं इसको वर्ष का प्रयास करिए कि पेन पेपर लेकर यदि इसको नोट डाउन करते चलेंगे तो और आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो मेरा सजेशन है यदि ऐसा करते हैं तो और ये जो प्रश्न है आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। ये बोला गया था मेटरनिख के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था, ये बोला गया था मेटरनिख के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा बोला गया था, तो मेटरनिख के द्वारा बोला गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी, आप लोगों को मालूम है, बहुत ही आसान प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कई बार पूछा गया, देख रहे हैं आप 2020, 22, 23, 24, यानी अधिकांश ये जो प्रश्न है बार बार ये रिवीजन होते हैं। आपको बोले हैं ना कि यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो बाहर से वो विकल्पी आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चलिए देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति का फलस्वरूप क्या हुआ था। यानी जब 1848 ईस्वी में 1789 ईस्वी में तो आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में 1848 में क्या हुआ था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ये गलत हो जाएगा आपका। सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। सैन्य शासन की स्थापना हुई थी, ये भी गलत है। क्या हुआ था, तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 1848 में फ्रांस जो है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। याद रखिए अगला प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, अथवा निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। याद रखिए आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जोसेफे मेज़िनी, जिसको जोसेफ मेजिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, इसको जोसेफ मेज़िनी भी कहा जाता है या इसको जोसेफे मेजिनी भी कहा जाता है। तो इसने ही यंग इटली की स्थापना किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, या सामंती व्यवस्था का अंत, या संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष समानता। याद रखिए जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नेपोलियन कोड 1804 में ईस्वी में जोड़ा नहीं गया था। याद रखिए बाकी सबको जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। आपके सामने चार विकल्प हैं, जोसेफे गैरिबाल्डी, ऑटोमान बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। याद रखिए ऑटोमान बिस्मार्क की जो भूमिका थी
ये महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका है? ऑटो वन बिस्मार्क, यानी राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आपके सामने चार विकल्प हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। याद रखिए नेपोलियन का संबंध किससे था? ये था आपका फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किससे था? तो फ्रांस से था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? अभी हम लोग पढ़े हैं जर्मनी का एकीकरण। अब अगला प्रश्न है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ये किया गया गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को कि जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखा जाए कि नहीं रखा जाए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कमेंट किया कीजिए। चलिए, थोड़ा हमको भी उत्साह मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। तो आगे है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? याद रखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? अभी बताया आपको 1848 ईस्वी में जो है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? याद रखिए 1815 ईस्वी में नेपोलियन का क्या हुआ था? पराजय हुआ था, नेपोलियन की हार हुई थी। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। याद रखिए, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? नेपोलियन संहिता किसे कहा जाता है? 1789 में हुआ था इसका, कि 1814 में हुआ था, 1804 में हुआ था या 1820 में हुआ था? तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1804 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े हैं 1804 ईस्वी की जो संहिता है उसको कहा जाता है नेपोलियन की संहिता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें एक परिभाषा से पूछा गया है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश हो। याद रखिए, नहीं। उसके बाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। याद रखिए, जिस पर किसी ऐसी सत्ता जिस पर किसी का अंकुश नहीं रहता है उसी को निरंकुशवाद कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी? आप लोग को मालूम है वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा, वियना की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1815 ईस्वी में। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुसेप्पे मेज़िनी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से है या जर्मनी के एकीकरण से है? याद रखिए कि इंग्लैंड में राष्ट्रवाद के उदय से है कि आपका फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय से है। तो मेज़िनी का संबंध किससे है? तो मेज़िनी का संबंध है आपका इटली के एकीकरण से है, इटली के एकीकरण से है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया आपका इमैनुअल द्वितीय को। किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय को जो है इटली का सम्राट घोषित किया गया। जैकोबिन दल का संबंध था। अगला प्रश्न है कि जैकोबिन दल का संबंध किससे था? फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से या भारत से? याद रखिए, जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से। किससे था? ये था आपका फ्रांस से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। जोसेफे मेज़िनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? याद रखिए, जोसेफे मेज़िनी द्वारा जो है स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो ये था आपका यंग इटली। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जालवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जालवेराइन जो है नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1834 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। गैरीबाल्डी संबंधित था, यानी गैरीबाल्डी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से या जर्मनी के एकीकरण से या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से या रूस की क्रांति से? तो गैरीबाल्डी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट, याद रखिए, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? तो वोक्सजिस्ट का आशय है आपका राष्ट्र, यानी एक देश। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? याद रखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? ये घोषित किया गया विलियम प्रथम को। किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। उसके बाद है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में
किस प्रकार का शासन था? याद रखिए, तो असीमित राजतंत्र शासन था। 1789 ईस्वी में फ्रांस में कैसा शासन था? तो असीमित राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। उसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो याद रखिए, 1789 ईस्वी में ही क्या हुई थी? तो ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये था आपका पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा आप लोग का अपना चैनल स्टडी विथ राकेश सर। धन्यवाद।